जो वामपंथी कभी 3 राज्यों पर परमानेंट काबिज रहते थे, केरल में अल्टरनेट, एलडीएफ के बैनर तले, बंगाल और त्रिपुरा में लगातार, उनका अब आलम यह है कि बंगाल हाशिए की पार्टी हो गए हैं। त्रिपुरा में मुख्य विपक्षी दल थे, आगे क्या होगा देखा जाएगा। केरल में उन्होंने इतिहास रचा है और उसको लेफ्ट की जीत नहीं, पिनरई विजयन की जीत कहा जा रहा है। चूंकि आप लगातार मिलते रहते हैं पिनरई विजयन से भी, मैं राजदीप जी को इसीलिए भी और थोड़ा सा आप लोगों के बिहाफ पर एनकरेज करता रहता हूं कि कुछ ओवर द फूड जो बातें हुई हैं वो बाहर आए। बताइए, पिनरई विजयन मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पिनरई विजयन मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स, और केरल से जो बाकी देश की जनता सबक सीख सकती है। पहले तो जब सौरभ ने यह सवाल पूछा कि व्हाट इज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट का क्या रह गया है, यह सवाल तो सौरभ को पूछना चाहिए क्योंकि वो आते हैं जेएनयू से। अब जेएनयू में किसकी पकड़ है, जेएनयू में राइट है या लेफ्ट है? अब देखिए, ऐसा है, पिनरई विजयन से ये बड़े इंटरेस्टिंग नेता है क्योंकि हम समझते हैं वो वामपंथी नेता और है, वो मूवमेंट से आए हैं, उनकी वो छोटे कन्नूर से आके अब मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री बने। हम बात करते हैं दिल्ली में अडानी अंबानी मॉडल, वहां अडानी जी का पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट भी केरल में अडानी जी के साथ है। तो ये जो वामपंथी है वो अडानी के खिलाफ है, ये सब न्यूज के लिए ठीक है। असलियत जो है केरल में भी अडानी जी की अब एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में वो बढ़ रहे हैं। आपने विजयन जी की बात की, पिछले साल मैं उनको मिला था, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। नेता जब खाना खिलाते तो अच्छा लगता है। तो बातों बातों में मैंने जब उनको इंटरव्यू किया, आखिर में मैंने उनको पूछा, सर यहां के जो जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, वो कहते हैं विजयन जी आपको कहा जाता है आप मोदी इन मुंडू है, यानी मुंडू पहन के आप वैसे नरेंद्र मोदी की तरह आपका बिहेवियर है, आप किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। जो भी सवाल जो भी एक तरह से केंद्रित है लेफ्ट, केवल विजयन का नाम है, बड़े बड़े पोस्टर है, केवल आपका चेहरा है। जैसे ही मैंने कहा मोदी इन मुंडू, उन्होंने कहा इंटरव्यू ओवर। अब वो केरल, अब ऐसा है कि विजयन जी भी एक तरह से वहां के स्ट्रॉन्गमैन बन गए हैं। हमारे देश में आजकल के जो मुख्यमंत्री हैं, कई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं, ना पत्रकारों से बात करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रॉन्गमैन लीडर्स हैं, उसमें विजयन केरल के नंबर 1 स्ट्रॉन्गमैन लीडर है। लेकिन मैं समझता हूं उनके बाद आज की तारीख में लेफ्ट के सामने बड़ी कठिनाई है। तो अगर लेफ्ट कहीं बचा है अब देश में, वो केवल सौरभ के जेएनयू में बचा है। और वहां भी देखना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट वाकई ये जो राइट का जो वहां भी धीरे धीरे दबदबा बढ़ रहा है, क्या उसे कॉम्बैट कर पाता है। लेकिन केरल इज एन एक्सेप्शन, केरल मार्चेस टू हिज ओन बीट। जब आप केरला में जाते हैं आपको लगता है कहीं ना कहीं उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, ये केवल 3 ऐसे राज्य रह गए हैं जहां बीजेपी का प्रभाव उतना नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं कहूंगा अगले 20 सालों में आप देखेंगे सौरभ, बीजेपी भी केरल में बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट अगर कमजोर होती है या कांग्रेस कमजोर होती है, वो जो गैप होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसे केरल में भी एक तरह से बढ़ाना चाहेगी, जिस तरह से त्रिपुरा में जहां इतने सालों में लेफ्ट की राजनीति हुआ करती थी। तो केवल आपके जेएनयू में लेफ्ट रहा है, अगर आप लेफ्ट के लीडर बनना चाहे तो आज भी बन सकते हैं। राजदीप जी ने अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य में 3 दफा मेरी यूनिवर्सिटी जेएनयू का जिक्र किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर ठप्पा तो लगा है। कई लोगों को लगता है कि वामपंथी होने का ठप्पा है। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर इस देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी होने का ठप्पा लगा है। साल दर साल हिंदुस्तान की एचआरडी मिनिस्ट्री वो ठप्पा लगाती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर ठप्पा तो लगा है कि वहां के पढ़े स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है। ठप्पा तो लगा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक ऐसा डिप्लोमेट निकलता है जिसे नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनाया जाता है। ठप्पा तो लगा है कि वहां से पढ़कर एक ऐसा नीति शास्त्री निकलता है जिसे नीति आयोग का मुखिया बनाया जाता है।
ठप्पा तो लगा है कि वहां से एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकलती हैं जिन्हें पहले पार्टी का प्रवक्ता और फिर देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है। ठप्पे तो बहुत से लगे हैं, ये आपकी नजर के ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सौरभ, एक बात और है कि जेएनयू को लेकर के तमाम बातें होती है। आज भी आप गांव में गरीब गुरबा के पास जाइए, बच्चा जो अच्छा पढ़ाई में है उसके एम्बिशन की लिस्ट में है कि मैं जेएनयू में पढ़ने जाऊंगा। ये जो पॉलिटिकल दांवपेच में फंसाया गया है जेएनयू को और यूनिवर्सिटीज को, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। और ये बात सत्य है राहुल जी, लेकिन इससे ये चीज कम नहीं हो रही कि मैं अगर पढ़ाई में थोड़ा बेहतर हूं और मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये बात भी कम नहीं हो कि मैं जेएनयू में पढ़ूंगा। और मजे की बात ये है कि राहुल जी, राजदीप जी ने तो मजाक में कहा, जैसे मैं इनसे मजाक कर लेता हूं ये भी कर लेते हैं। राजदीप सरदेसाई ने विस्तार से एक शो किया था जब इस देश के तमाम हलकों में जेएनयू के फीस स्ट्रक्चर पर डिबेट हो रही थी। ये कहा जा रहा था बुढ़ापे तक पढ़ोगे क्या, कितना तुमको खैरात चाहिए। और उस शो में डिबेट में इन्होंने मुझे भी बुलाया था जेएनयू का पक्ष रखने के लिए, तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आपको वो संभावनाएं देता है कि आप अति गरीब, अति पिछड़े और अंग्रेजी न बोलने वाले महाविद्यालयों और इलाकों से आकर भी देश की राजधानी में पढ़ाई कर सकते हैं। और आपके माता पिता अगर गरीब हैं तो उनको ये बोझ नहीं सहना पड़ेगा, उन्हें इस देश के और सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ने के लिए जिस तरह का एजुकेशन लोन लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ेगा। और जेएनयू की अपनी हजार आलोचनाएं भी हैं। मुझे नहीं लगता कि जेएनयू को समाजशास्त्र के विषयों में जिस तरह की उम्दा रिसर्च करनी चाहिए थी वो कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जेएनयू को अपने पिछले 4 दशक में जिस तरीके के अन्य वादों को, वामपंथ के बरक्स दक्षिण पंथ को, समाजवाद को और दूसरे वादों को जो जगह देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाया है। लेकिन किसी संस्थान से शिकायत होना और उसको सिरे से खारिज कर देना अलग है। देखिए, लेफ्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है कि लेफ्ट की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसा हुआ है कि अगर आप देखिए तो लेफ्ट की पॉलिटिक्स बंगाल और अगर आप देखें केरल में, तो एक फॉर्मूला जो पुराने टाइम का हुआ करता था कि द पार्टी इज स्टेट एंड स्टेट इज पार्टी, वो कलकत्ता और बंगाल में और केरल में चला। लेकिन बाकी राज्यों की पॉलिटिक्स देखिए तो लेफ्ट पार्टीज की डिपेंडेंस जो थी वो जातीय समीकरणों पे थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वो बैकवर्ड्स, दलित्स और उस पॉलिटिक्स को करते करते उनकी पॉलिटिकल स्पेस ले गए मुलायम सिंह यादव। 91 से 93 में वर्चुअली पूरी सीपीआई को मुलायम सिंह यादव खा गए थे उत्तर प्रदेश में। और वही लेफ्ट की स्पेस जो आप कितने बड़े नेता हुए बिहार के अंदर तमाम लेफ्ट पार्टीज के, जहानाबाद वगैरह पूरा बेल्ट जो था सदर्न बिहार का एक टाइम आज के, वो पूरा बिहार लेफ्टिस्ट का होता था, लेकिन वहां पे लालू प्रसाद यादव उस स्पेस को लेकर उड़ गए। उसी तरह से ममता बनर्जी ने उस स्टेट इज पार्टी एंड पार्टी स्टेट को डिसमेंटल किया और वहां पे वो सक्षम हुई उसको तोड़ करके नया ऑर्डर। आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी जो है वही स्टेट है और वही स्टेट जो है वो पार्टी है, वो एक तरह का फॉर्मूला वहां चल रहा है। सिमिलर बट इन केरल जो है, केरल थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। केरल के अंदर लेफ्ट का अपना एक कास्ट बैलेंसेस और कम्युनिटी के बैलेंसेस, उन्होंने इक्वेशन अच्छे क्रिएट किए हुए हैं और इसीलिए लेफ्ट की स्पेस जो है वो केरल में ज्यादा अच्छी प्रोटेक्टेड है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि उसके टेकर्स नहीं है उतने ज्यादा वहां पे। जिस तरह की अगर आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट की स्पेस बीजेपी को चली जाएगी, साहब हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे लेफ्ट की स्पेस बीजेपी को नहीं चाहिए। अगर आप पंजाब ले लें तो आम आदमी पार्टी को चली गई है, इट हैज गॉन टू ए समाजवादी पार्टी बट नॉट टू ए बीजेपी। दैट इज वाई इसीलिए केरल एक ऐसी स्पेस रहेगा जहां पे लेफ्ट अपने आइडियोलॉजिकल कारणों से बीजेपी को उठने नहीं देगा और वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में अपनी लड़ाई को रखे। और एक महत्वपूर्ण बात जो राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे इस देश के वामपंथी दलों के लिए, कि आप दुनिया में किसी भी विचार को अपना बना के लागू कर सकते हैं। जब हम चाहते हैं कि हम विश्वगुरु हों, हमारा अध्यात्म, हमारा दर्शन, हमारा योग सब स्वीकार है, तो आप बाहर के भी विचार ले सकते हैं, लेकिन आपको उस विचार का भारतीयकरण करना पड़ेगा। जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है वो क्लास से होती है, दुनिया के मजदूरों एक हो। भारत में पॉलिटिक्स की शुरुआत कास्ट से होती है, फिर रिलीजन आता है, रीजन आता है, भाषा आती है। पिनराई विजयन उस चीज को समझ गए, इसलिए उन्होंने वहां की लेफ्ट पार्टी को बहुत
केरल पार्टी, केरल की सेंसिबिलिटीज, केरल की अलग अलग सोशल ग्रुप्स, केरल की आइडेंटिटी, केरल का कल्चर। आप देखिए आज जब हम मुखातिब हैं, आज सुबह के अखबार में था कि सबरीमाला मंदिर को लेकर किस तरीके से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था सुरक्षा का कि सभी श्रद्धालुओं को भेजा जाए, तो उसको किनारे कर दिया गया। तो वो उस रियल पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो समझता है वो सरवाइव करता है, बाकियों के जीवाश्म खोजे जाते हैं। और मैंने अनेक राज्यों में कोविड के बाद देखा कि किस सरकार ने लोगों के लिए क्या किया। अगर आप देखें जो पिनराई विजयन ने फूड पैकेट्स अपने लोगों के लिए किए थे, वो किसी भी राज्य में आप स्तंभ हो गए क्या क्या चीजें उन्होंने उस फूड पैकेट में हर व्यक्ति के लिए दी थी। तो कभी कभी जब आपको केरल की वेलफेयर मॉडल नजर आती है, उसमें मैं लेफ्ट राइट नहीं कहूंगा, उसमें एक वेलफेयरिज्म है, और जो मोदी जी भी जान गए हैं। आज जो मोदी जी करते हैं, जो लाभार्थी की बात करते हैं, वेलफेयरिज्म की बात करते हैं, ये एक तरह से लेफ्ट की पॉलिटिक्स ही थी कि वेलफेयरिज्म लोगों के लिए करना है, गरीबों के लिए करता है। देखिए भारत में अगर किसी को राज करना है, गरीबों के साथ ही आप राज कर सकते हैं। आप ये अडानी अंबानी जो भी बात करेंगे हम लोग डिबेट में करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतना है तो आपको गरीबों के साथ चुनाव जीतना और मैं पड़ता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो गरीबों के नाम पर गरीबों के हित के लिए राज कर रहे हैं, वो ये भी सुनिश्चित करें कि गरीब हमेशा गरीब ना रहें और हमेशा वो लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुंह न ताकते रहें। समय की अब बहुत कमी है।